नमस्ते प्यारे बच्चों। टीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इकाई टेस्ट 05 यानी कि इकाई टेस्ट इस टेस्ट सीरीज का लास्ट टेस्ट है ये। इसके बाद में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आगामी जो टेस्ट होंगे 15 पेपर, उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज जो इकाई टेस्ट है, अंतिम इकाई टेस्ट 05, इसके सॉल्यूशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज इसके बाद में आने वाले जो नए टेस्ट है संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप भी बच्चों तक आगे इनको पहुंचाएं इस वीडियोस को, ताकि आने वाले बच्चे भी जुड़ते रहें। भाषा खंड के अंदर आपको विदित है पहले से ही 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं और उन अनुच्छेदों को पढ़कर ही आपको उनमें से जवाब देने होते हैं और कुछ व्याकरणिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसके क्रम में हम पहला अनुच्छेद लेते हैं। आज का अनुच्छेद इस प्रकार है। प्राचीन काल में ऋषियों का देशाटन केवल व्यक्तिगत भ्रमण न होकर जन कल्याण और ज्ञान प्रसार का एक सशक्त माध्यम था। यानी कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि देशाटन करते थे। देशाटन का मतलब होता है अलग अलग स्थानों की यात्रा, देश विदेश की यात्रा, जिसके अंदर वो अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। तो बताया गया केवल वो एक प्रकार का भ्रमण नहीं था, जबकि जन कल्याण और ज्ञान प्रसार का एक सशक्त यानी मजबूत माध्यम था। ऋषि मुनि निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर देशाटन करते थे ताकि वे अपने ज्ञान, सदाचार और नैतिक मूल्यों से जन सामान्य को दिशा दिखा सके। यानी कि समाज के अंदर अच्छाइयाँ और विवेक, नैतिक मूल्य, ज्ञान, सदाचार, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए वो विभिन्न स्थानों की यात्रा करते थे। यानी यहाँ यात्रा या भ्रमण के लिए, यात्रा या भ्रमण यानी देश में या देश विदेश की यात्रा या भ्रमण के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है देशाटन। अगला देखिए, समाज में ऋषियों का स्थान अत्यंत आदरणीय और सर्वोपरि था, क्योंकि वे राजाओं से लेकर आम जनता तक के पथ प्रदर्शक होते थे। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है सही रास्ता दिखाने वाले। यानी कि ऋषियों का जो स्थान है वो सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर माना जाता था। वे यात्राओं के दौरान धर्म, संस्कृति, औषधीय ज्ञान और शिक्षा का संचार करते थे। उनके देशाटन से विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का आदान प्रदान होता था, जिससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती थी। यानी कि जब ऋषि मुनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा या फिर देश विदेश में यात्रा करते थे, तो केवल भ्रमण पर ही वह आधारित नहीं थी। जबकि अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में या विभिन्न प्रकार के इलाकों से उनके विचारों का भी आदान प्रदान होता था और साथ ही साथ सामाजिक सद्भाव है, एक दूसरे से मेल जोल का भाव है, और वो और औषधि ज्ञान और शिक्षा का संचार या फिर प्रसार होता था। ऋषियों का जीवन त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था, जो पूरे समाज को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। यानी कि यहाँ ऋषियों का जीवन के बारे में बात कही गई है कि उनका जीवन किस पर आधारित था? त्याग पर, तपस्या पर, निस्वार्थ सेवा यानी बिना स्वार्थ, बिना लोभ लालच के, बिना स्वार्थ के। चलिए इस अनुच्छेद पर आगे जो प्रश्न है उनको हम लोग हल करते हैं। 61 नंबर प्रश्न इस अनुच्छेद का पहला और आपके पेपर का 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन काल में ऋषियों का देशाटन मुख्य रूप से किसका माध्यम था? यानी वो किस लिए करते थे देशाटन? ए ऑप्शन है केवल निजी मनोरंजन का, बी है जन कल्याण और ज्ञान प्रसार का,
और सी ऑप्शन है व्यापारिक लाभ कमाने का और डी ऑप्शन है साम्राज्य विस्तार का। तो आपका सही उत्तर होगा वो बी होगा, क्योंकि ऋषियों का जो देशाटन का मुख्य माध्यम था वो जन कल्याण और ज्ञान प्रसार को फैलाना या ज्ञान का प्रसार करना। यहाँ दे रखा है केवल व्यक्तिगत भ्रमण न होकर जन कल्याण और ज्ञान प्रसार का एक सशक्त माध्यम था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 62 नंबर कह रहा है ऋषियों के देशाटन से समाज में क्या लाभ होता था। यानी कि ऋषियों के इस भ्रमण को से या फिर यात्रा से समाज को क्या फायदा पहुंचा होता था। सामाजिक सद्भाव और विचारों का आदान प्रदान सही है। विदेशी वस्तुओं की बिक्री, इसके लिए नहीं बात की गई अनुच्छेद में। नगरों का निर्माण, इसके लिए भी नहीं की गई है। सैन्य शक्ति में वृद्धि, इसके लिए भी नहीं की गई है। तो ऋषियों के देशाटन से समाज को यह लाभ होता था कि सामाजिक सद्भाव और विचारों का आदान प्रदान होता था, जो कि आपके अनुच्छेद में बताया गया है। तो सही ऑप्शन हो गया ए। अगला चलिए। समाज में ऋषियों का स्थान सर्वोपरि क्यों माना जाता था। यानी कि ऋषियों का स्थान आदरणीय होने के साथ साथ सबसे ऊपरी उनको स्थान क्यों दिया गया, क्योंकि वे राजाओं से लेकर आम जनता तक के पथ प्रदर्शक होते थे, इसलिए उनका स्थान सर्वोपरि था। ये बात अनुच्छेद में पहले से ही बता रखी है। तो चलते हैं इसके विकल्पों पर बात करते हैं। ए विकल्प है वे विशाल सेना का संचालन करते थे, नहीं। वे राजाओं और आम जनता के पथ प्रदर्शक थे, बिल्कुल सही है। वे केवल औषधियों का व्यापार करते थे, नहीं। वे कठोर नियमों से शासन करते थे, नहीं। तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी, वे राजाओं से लेकर आम जन के पथ प्रदर्शक थे। अगला प्रश्न, ऋषियों का जीवन निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था। यहाँ अनुच्छेद की अंतिम लाइन में बता रखा है कि ऋषियों का जीवन त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। तो आप ऑप्शनों में देखिए कहाँ आपने मिलते विकल्प में। ए ऑप्शन है धन और वैभव, नहीं। बी ऑप्शन है सत्ता और अधिकार, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा, बिल्कुल अनुच्छेद के अनुसार ऋषियों का जीवन इस प्रकार का बताया गया है। तो सही ऑप्शन हो गया सी, आलस्य और शांति, ये भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न। अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द देशाटन का सही अर्थ क्या है। हमने जब अनुच्छेद पढ़ा था तब हमने कहा था कि देशाटन का यहाँ अर्थ केवल भ्रमण के तौर पर या घूमना ही नहीं है, यानी कि हाँ, ये तो इसका भावार्थ बताया कि जन कल्याण और ज्ञान प्रसार करना, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है वो आपके देश का निर्माण करना, ये नहीं है। देश से बाहर निकाल देना, नहीं है। सी ऑप्शन देश में शासन करना, नहीं है। देश विदेशों में भ्रमण या यात्रा करना, इसका अर्थ लिया गया है, और जिससे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों और वहाँ की संस्कृति या फिर मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान होता था। तो सही ऑप्शन है आपका डी। चलिए दूसरा अनुच्छेद एक स्थान जो कि पेरू के एंडीज पर्वतमाला से संबंधित है, दक्षिणी अमेरिका में। तो उस पर एक स्थान है जो रहस्यमय स्थान है, उस पर आधारित ये अनुच्छेद है। पढ़ते हैं आइए। पेरू के एंडीज पर्वतों के बीच माचू पिच्चू विश्व का एक अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन चर्चित स्थान है, जिसे विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। यानी कि एक स्थान है माचू पिच्चू जो अत्यंत रहस्यमय बना है। रहस्यमय का मतलब होता है जिसमें रहस्य छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य का मतलब होता है राज, और चर्चित स्थान है, वो प्रसिद्ध है और उनको विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य, यहाँ एक साम्राज्य की बात हुई है, इंका साम्राज्य के सम्राट पचाकुती के शासन काल में हुआ था। समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर
स्थित इस शहर को इंकों का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। यानी कि जो ये स्थान है, ये यहाँ इंका सभ्यता जो विकसित हुई, आगे इस अनुच्छेद में बात होगी, तो इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश आक्रमणकारियों के आगमन के समय इंका सभ्यता के लोग इस सभ्यता को छोड़कर चले गए, जिसके बाद यह सदियों तक बाहरी दुनिया से छुपा रहा। यानी वहां स्पेनिश आक्रमणकारी आए और यहाँ इसका अर्थ लिया गया है, यहाँ शब्द दे रखा आगमन, आगमन यानी आना। तो इसके बाद इन इंका सभ्यता के लोगों ने वह स्थान छोड़ दिया और सदियों तक वे इस बाहरी दुनिया से, ये स्थान है वो सदियों तक इस बाहरी दुनिया से छिपा रहा, क्योंकि वहां के लोग चले गए। वर्ष 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हीरम बिंगम ने इसे पुनः खोजकर दुनिया के सामने लाया। बिना चूने गारे के केवल तरासे गए पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाई गई इसकी अद्भुत यानी अनोखी इमारतें आज भी इनका वास्तुकला की श्रेष्ठता को दर्शाती है। वास्तुकला यानी भवन निर्माण की कला, यानी कि इस अद्भुत कला के बारे में भी पता चलता है, यानी वो इसकी श्रेष्ठता दर्शाती है। तो प्रश्नों में 66 नंबर प्रश्न है, 66 नंबर, माचू पिच्चू किस देश में और किन पर्वतों के बीच स्थित है? ए ऑप्शन है मैक्सिको टॉकी पर्वत, नहीं पेरू एंडीज पर्वत, बिल्कुल पेरू के एंडीज पर्वतों के बीच माचू पिच्चू विश्व का एक अत्यंत रहस्यमय स्थान बताया गया है। तो सही ऑप्शन आपका हो गया बी। इटली आल्पस पर्वत ये भी नहीं है, ब्राजील अमेजन घाटी ये भी नहीं है, तो सही ऑप्शन हो गया बी। अगला प्रश्न, इतिहास के अनुसार माचू पिच्चू का निर्माण किस साम्राज्य के सम्राट के शासनकाल में हुआ? यानी इस स्थान है जो ये माचू पिच्चू, उसका जो निर्माण है साम्राज्य कौन सा साम्राज्य और उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य के सम्राट है पचाकुत्ती के शासनकाल में हुआ। तो रोमन साम्राज्य नहीं है, इंका साम्राज्य इसका है उत्तर। माया साम्राज्य ये भी नहीं है, इंका साम्राज्य बिल्कुल सही उत्तर है। और अजटेक साम्राज्य ये भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो गया सी, इंका साम्राज्य। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माचू पिच्चू के संबंध में सही नहीं है? यानी यहाँ 4 विकल्प दे रखे, इसमें 4 जो बातें बताइए उनमें से एक बात है या एक कथन है जो माचू पिच्चू जो रहस्यमय स्थान है इस अनुच्छेद में उसके बारे में सही नहीं है, उसकी पहचान करनी है। इसे इंकाओं का खोया स्थान या खोया हुआ शहर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, इस स्थान को इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। वर्ष 1911 में हीरम बिंगम ने इसे पुनः खोजा था, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर अनुच्छेद में 1911 में अमेरिकी इतिहासकार थे हीरम बिंगम, उन्होंने पुनः इसको खोजा, ये भी सही है। यह समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही है, 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा कराया गया है, ये गलत है, क्योंकि इसका निर्माण तो जो 15वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य के सम्राट ने या फिर वहां उनके शासनकाल में हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका असत्य है और पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो गया डी। अगला देखो, स्पेनिश आक्रमणकारियों के आने पर इंका सभ्यता के लोगों ने क्या किया? यानी कि वहां जब स्पेनिश आक्रमणकारी आए यानी उनका आगमन हुआ, तो इसके बाद में इंका सभ्यता के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी या क्या किया उन्होंने? ए ऑप्शन, उन्होंने इस सभ्यता को छोड़ दिया, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सभ्यता के लोग यानी इंका सभ्यता के लोग इस स्थान को छोड़कर चले गए, ये यहाँ दे रखा है। उन्होंने नई इमारतों का निर्माण कराया नहीं, उन्होंने इसे एक व्यापारिक
के अंदर बना दिया, ये भी नहीं। उन्होंने वहां विशाल मंदिर बनाए, ये भी नहीं। ऑप्शन आपका है ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यानी यहाँ एक वाक्य दे रखा है, उसके अंदर एक रेखांकित अंडरलाइन कर रखी है, उसको व्याकरण की दृष्टि से वो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया विशेषण, इनमें से चयन करना है। अब वाक्य क्या दिया है? इंका सभ्यता के लोग इस रहस्यमयी स्थान को छोड़कर शीघ्रता से चले गए। इसके अंदर शीघ्रता से जो शब्द है इसको आपके रेखांकित कर रखा है। अब ये क्या है? देखो, ये शीघ्रता से जो शब्द है, यह चले गए इससे संबंधित है। शीघ्रता से यानी जल्दी से, जल्दबाजी में। तो ये क्रिया से संबंधित है, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण प्रकार कितने होते हैं? 4। ठीक है। अब तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, आपके क्रिया विशेषण शब्द है शीघ्रता से। अगला देखो, अगला अनुच्छेद है आपके इंटरनेट पर, यानी कि इंटरनेट आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत, अनोखा और शक्तिशाली यानी कि मजबूत आविष्कार है। इसने पूरी दुनिया को एक छोटे से डिजिटल गांव में बदल दिया है। यानी कि पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है। यानी पूरी जो पृथ्वी है उसी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो इस इंटरनेट के माध्यम से दूर नहीं अब रहे हैं। इंटरनेट की सहायता से हम पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संदेशों, ऑडियो और वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यानी ये इसके इंटरनेट के माध्यम अलग अलग बता रखे हैं कि हम लोग संदेश, मैसेज भेजकर, ऑडियो से बात करके या वीडियो से हम लोग जुड़ सकते हैं लोगों से। शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यार्थियों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, यानी सिद्ध साबित हुआ है, जहां घर बैठे ही किसी भी विषय की पठन सामग्री और वीडियो पाठ उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी, बैंकिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में भी इंटरनेट का व्यापक उपयोग हो रहा है। हम भी जानते हैं आज के इस युग में इंटरनेट का कितना महत्व है, और यहाँ इस अनुच्छेद के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के बारे में इसकी महत्ता को बताया गया। हालांकि इसका अत्यधिक और अनुचित प्रयोग, यानी अनुचित यानी जो ठीक नहीं, यानी गलत प्रयोग, समय की बर्बादी तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अतः इंटरनेट का उपयोग बुद्धिमत्ता यानी समझदारी और सीमित सीमा में करना ही लाभदायक है। यानी इस अनुच्छेद के अंदर हमने इंटरनेट के फायदे और उसके नुकसान के भी बारे में बताया। अगर हम लोग सही तरीके से उपयोग करें तो पूरी दुनिया को एक गांव के रूप में बदल कर रख देता है, और घर बैठे ही हम लोगों को बहुत सारी सुविधाओं से जोड़ता है, चाहे वो बैंकिंग से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो। तो इन क्षेत्रों को बताया, और इसके बाद में इसका गलत या अनुचित प्रयोग यानी काम में लेते हैं तो इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जिनमें समय की बर्बादी को भी बताया गया है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ये भी बताया गया। तो इन प्रश्नों को लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद में इंटरनेट को क्या माना गया है? आधुनिक विज्ञान का अद्भुत और शक्तिशाली आविष्कार। बिल्कुल सही है, इंटरनेट आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत और शक्तिशाली आविष्कार है। इसी पंक्ति में से आपके ये प्रश्न सही ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। बाकी एक व्यर्थ तकनीक, केवल मनोरंजन का साधन, एक महंगा खिलौना, ये तीनों ही नहीं है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, इंटरनेट शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए वरदान क्यों साबित हुआ? यानी शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यार्थियों की किस प्रकार मदद करके ये एक वरदान बन गया है? क्योंकि इससे परीक्षा नहीं देनी पड़ती, नहीं, इससे परीक्षा तो देनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि ये केवल महंगे फोन में चलता है, नहीं, हर किसी फोन में चल सकता है जो इसके लिए लायक हो। क्योंकि घर बैठे ही किसी भी विषय की पठन सामग्री और उपलब्ध हो जाती है, बिल्कुल सही है। घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से हमें पठन सामग्री यानी पढ़ने की सामग्री उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है। जैसे आप लोग अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही आपको ये उपलब्ध हो रही है। क्योंकि
इससे खेल खेलना आसान है? नहीं। अब देखो तो इसका सही जो ऑप्शन है वो सी है, 72 का। अगला देखो 73 नंबर, सॉरी 73 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का दुष्परिणाम यानी कि नुकसान नहीं है। यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन है वो इंटरनेट का नुकसान नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो इंटरनेट के दुष्परिणाम दे रखे हैं। समय की बर्बादी होना, बिल्कुल, अगर हम लोग अनुचित उपयोग करते हैं इसका तो समय की तो बर्बादी होगी। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना, ये भी सही है। आंखों पर अत्यधिक तनाव पड़ना, ये भी सही है। घर बैठे पठन सामग्री प्राप्त होना, ये तो दुष्परिणाम या नुकसान में नहीं आता है, ये तो फायदे में आता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगला देखिए 74 नंबर प्रश्न, इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हो रहा है। यहां दे रखा है कि इसी में अपने अनुच्छेद के अंदर, इसके अलावा और क्या दे रखा, शिक्षा के क्षेत्र, ऑनलाइन खरीदारी, बैंकिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग बताया है। और अनुच्छेद के अंदर इसी में से प्रश्न यहां से पढ़ा है, तो ए ऑप्शन केवल वीडियो देखने में, बी ऑप्शन शिक्षा, ऑनलाइन खरीदारी, बैंकिंग और संचार के क्षेत्र में, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। बाकी वाले केवल गेम खेलने और केवल समाचार पत्र पढ़ने में नहीं होता है, तो सही ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला देखिए लास्ट प्रश्न इस अनुच्छेद का, आपके पेपर का 75 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद में आए लाभदायक शब्द का सही विलोम पूछा गया है। लाभदायक शब्द का विलोम शब्द पूछा है। लाभदायक का अर्थ होता है फायदेमंद, फायदेमंद, जो लाभप्रद हो, फायदेमंद हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो, तो हम लोग उसको लाभदायक कह सकते हैं। उसका विलोम उल्टा जो नुकसानदायक हो। अब देखिए ए दे रखा है लाभदायक का विलोम के संदर्भ में ए ऑप्शन है हानिकारक, बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया ये आपका। लाभकारी ये तो इसका समानार्थी हो गया। उपयोगी ये भी लाभदायक से संबंधित है, और कल्याणकारी ये भी लाभदायक से संबंधित है, तो विलोम हो गया आपका ए ऑप्शन हानिकारक। अगला देखिए अनुच्छेद 4 जो कि एक बहादुरी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, इसके ऊपर ये आधारित अनुच्छेद है। आप भी जब पेपर सॉल्यूशन करते हो तो अपने जितने भी आपके हिंदी में प्रश्नों के उत्तर है वो सही हुए, तो उन आपका जो रिकॉर्ड है या आपका जो स्कोर बन रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आगे से आगे इस वीडियो को, सॉल्यूशन वीडियो को, आगे भी आने वाली पूरी टेस्ट सीरीज के संपूर्ण जो सिलेबस आधारित वीडियोस होंगे वो भी समय पर आपके आते रहेंगे। तो इसलिए इस चैनल को CLC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और अपने साथी पड़ोसी को या फिर जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर भेजें। चलिए अगला अनुच्छेद 4 नंबर, बहादुरी मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण है। सच्चा बहादुर व्यक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियां और संकट के समय घबराने के बजाय साहस और धैर्य से काम लेता है। यानी कि विपरीत परिस्थिति के अंदर बहादुर व्यक्ति की क्या विशेषता रहती है वो बताई गई है। बहादुरी का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना भी सच्ची वीरता है। तत्पर, तत्पर का मतलब होता है तैयार, टू रेडी, तैयार। यानी कि केवल यहाँ शारीरिक रूप से दमखम नहीं दिखाना कि वो मजबूत हूं तो बहादुर है, लेकिन केवल इतना ही शारीरिक क्षमता को दिखाना या प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो भी होता है जो दूसरे व्यक्तियों के साथ अगर अन्याय होता है तो वो उनके सामने अन्याय व्यक्तियों के लिए वो जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाता है और उन लोगों की मदद भी करता है जो शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं। एक निर्भीक, निर्भीक का मतलब होता है निडर, जो डरता नहीं है। और एक निर्भीक व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है। नैतिक, अपने आदर्श और नीतियां, नैतिक मूल्य यानी अपने आदर्श और नीतियों के साथ कभी वो समझौता नहीं करता और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखता है। ये बहुत अच्छा गुण बताया गया है कि वीर व्यक्ति या एक बहादुर व्यक्ति की अच्छी विशेषता होती है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में भी साहस दिखाता है, क्योंकि हर कोई अपनी गलतियों को स्वीकार भी नहीं कर सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति डर के कारण समस्याओं से भागते हैं वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डर के
आगे या विपरीत परिस्थितियां होने पर उन परिस्थितियों से लड़ा जाता है और समाधान की राह खोजनी पड़ती है। संकट काल में संयम यानी धैर्य, परोपकार यानी दूसरों की भलाई, परोपकार की भावना और निडरता ही एक सच्चे वीर की पहचान होती है। यानी कि संकट काल में एक वीर या बहादुर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संयम का धारण करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, परोपकार, दूसरों का भला करना की भावना और निडरता, निर्भीकता, डर वगैरह नहीं रखना चाहिए, निडरता रखनी चाहिए। तो इसकी पहचान बताई गई। अनुच्छेद में ये पहला प्रश्न है आपके 76 नंबर। संकट के समय सच्चा बहादुर व्यक्ति क्या करता है? समस्याओं से डरकर भाग जाता है? नहीं। दूसरों पर दोष मढ़ने लगता है? नहीं। साहस और धैर्य से काम लेता है? बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन। शांत होकर रोने लगता है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी होगा। साहस और धैर्य से काम लेता है। कब? जब वो संकट के समय में होता है। अगला देखिए 77 नंबर प्रश्न। सच्ची वीरता का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है? यानी एक सच्चे वीर की या जिसमें बहादुरी होती है, वीर में वीरता होती है, तो उसका अर्थ क्या बताया? अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना? ये तो नहीं है। केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना ही नहीं होता है। केवल धन दौलत एकत्र करना ये भी नहीं, अत्यधिक क्रोध दिखाना ये भी नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और दूसरों की सहायता करना। बिल्कुल इस लाइन में आपके दे रखा है, शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और दूसरों की सहायता करना। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला देखिए 78 नंबर प्रश्न। एक निर्भीक व्यक्ति किस चीज से कभी समझौता नहीं करता है? यहाँ आपके अनुच्छेद के अंदर दे रखा है अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करता है। तो ऑप्शन में देखिए, हाँ ए ऑप्शन है आपका, अपने नैतिक मूल्यों से। तो सही ऑप्शन हो गया ए। अगला देखिए 79 नंबर प्रश्न। जीवन में डर के कारण समस्याओं से भागने वाले व्यक्तियों को क्या परिणाम झेलना पड़ता है? यानी संकट के समय या समस्याओं से व्यक्ति भागता है तो उनको क्या परिणाम या नतीजा झेलना पड़ता है? वे हमेशा सम्मानित होते हैं? नहीं। वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? उन्हें अपार धन मिलता है? वे शक्तिशाली बन जाते हैं? नहीं। ऑप्शन आपका बी सही है। जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। या स्पष्ट इस अनुच्छेद में डर के कारण समस्याओं से भागते हैं, वे कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। तो अनुच्छेद से बाहर जाकर हमें किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना है। यहाँ अनुच्छेद आधारित ही ये आपका खंड है और इसमें अनुच्छेद में से ही प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करना है। चलिए बेटा अगला 80 नंबर प्रश्न और आपके पेपर का भी अंतिम प्रश्न। सच्चे वीर की मुख्य पहचान क्या होती है? संकट में संयम, परोपकार की भावना और निडरता। बिल्कुल सही है। अंतिम ही लाइन में आपके स्पष्ट दे रखा है कि संकट के काल में संयम, परोपकार की भावना और निडरता एक सच्चे वीर की पहचान होती है। स्पष्ट सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। संकट में संयम, परोपकार की भावना और निडरता, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। बाकी वाले ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेजें और उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। और आगामी संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित जितने भी टेस्ट सीरीज हो गई, उससे संबंधित जितने भी वीडियो सॉल्यूशन हो गए, वो समय समय पर आपके लिए हम लोग हाजिर होकर तैयार करके रखेंगे। धन्यवाद।